नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जो तालिबानियों को मार से बेजार हुआ जा रहा है, बलूचों के घातक प्रहार से जिस कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, वो भिखमंगा पाकिस्तान हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। समझिए जरा, उस हिंदुस्तान को जिसने अभी 1 साल पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के उसके 11 एयरबेस धुआं कर डाले, आतंकियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय मिसाइल की मार से आतंकिस्तान की चूलें हिल गई थी। अब समझिए, पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट्स को जमीन सुंघा दी थी। अब वो पाकिस्तान बौखलाहट में ना जाने कैसे कैसे अनाप शनाप आरोप लगा रहा है और तालिबान को सोचिए अब वो हिंदुत्व से जोड़ रहा है। तालिबान की मार से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है, उसकी बानगी दिखी पाकिस्तान की संसद में, जहां पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हिंदुस्तान का नाम ले लेकर तालिबान को कोस रहे थे और भारत को मूर्खतापूर्ण गीदड़ भभकी दे रहे थे। आखिर क्यों बौखलाया है कंगाल पाकिस्तान और इस बौखलाहट में क्यों हिंदुस्तान का नाम ले रहा है, बताएंगे इस खबर की पूरी एबीसीडी। समझिए, कहते हैं कि आसमान के ऊपर थूकने पर थूक अपने चेहरे पर ही गिरता है, लेकिन भला पाकिस्तान को ये बात समझ ही कहां आती है और आए भी कैसे, क्योंकि जिस देश के सामने समस्याओं का पहाड़ हो, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी ना हो और ऊपर से बलूच और तालिबान रोज रोज पाकिस्तान सैनिकों का जनाजा निकाल रहे हो, तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिमाग का दिवाला तो निकलेगा ही। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने उस मानसिक दिवालियेपन का सबूत दे भी दिया, और वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। तालिबान और बलूचों की मार से त्रस्त हुआ पाकिस्तान उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। दरअसल बुधवार को पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को जंग की चेतावनी दी। अब ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को भारत का प्रॉक्सी बता दिया, समझिए, और तहरीक तालिबान को पनाह देने का आरोप भी लगा दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर तालिबान नहीं मानता है तो पाकिस्तान उसी तरह से जवाब देगा जैसा उसने पिछले साल भारत के खिलाफ दिया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर वो तैयार नहीं है तो हमने दिल्ली के साथ जो किया वही हम काबुल के साथ भी करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान असल में भारतीय नीति का एक जरिया बन चुका है। अब समझिए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इस समय अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी बन गया। वो कह रहे हैं इतना ही नहीं, ख्वाजा की जो बौखलाहट है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये भी कह डाला उन्होंने कि काबुल हमारे खिलाफ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस समय दिल्ली और काबुल में कोई फर्क ही नहीं है। इसके बाद में ख्वाजा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का रोना रोते हुए नजर आए और बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में हाल ही में जो एक हमला हुआ उसका जिक्र वो कर रहे थे। कई लोगों के मारे जाने की बात उन्होंने कही और पाकिस्तानी सेना लगातार कुर्बानियां दे रही है, ये बात भी उन्होंने स्वीकार की। लेकिन ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस हालात की वजह से हमें युद्ध में धकेला जा रहा है। अरे भाई, ख्वाजा आसिफ का रोना जायज भी है। जिस देश में लोगों के सर पर मौत का खौफ छाया रहता हो, कहीं गोलियां कहीं बम जो रोज रोज ही चल रहे हो, जिस देश की नाक में तालिबान और बलूचों ने दम कर रखा हो, उस देश के रक्षा मंत्री ऐसी बहकी बहकी बातें करें तो किसी को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ख्वाजा आसिफ, क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, जो दूसरे के लिए कब्र खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। तो इतने सालों से पाकिस्तान ने जो सालों तक बोया है उसका फल कौन खाएगा? पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है पाकिस्तान के आखिर क्या हाल रहे हैं आतंक को पनाह देने के लिए। पूरी दुनिया को सालों से जो पाकिस्तान ने दर्द दिया, वो जब दर्द खुद पाकिस्तान को मिल रहा है तो क्यों बिलबिला रहे हैं ख्वाजा आसिफ? ये कहा जाए कि अभी और बिलबिलाएंगे जब बारूद की ढेर पर बैठा इनका देश पाकिस्तान राख होगा। ख्वाजा आसिफ की बिलबिलाहट आखिर क्यों है वो भी जरा समझिए। कैसे बलूच और तालिबान पाकिस्तान को रोज रोज तोड़ रखे हैं। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ ही घंटों की बात कर ली जाए। कल की ही बात है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर हमला किया और 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया।
इसके बीएलए का दावा है इसके साथ ही कि उसने 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों में कुल 27 ऑपरेशंस को अंजाम दिए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 42 जवान मारे गए। इसके अलावा 12 मई को भी खैबर पख्तूनख्वा में रिक्शा बम ब्लास्ट हो गया, 9 लोग उसमें मारे गए। इसके अलावा फरवरी और मार्च के महीने के अंदर ही अफगानिस्तान के साथ में झड़प हुई और 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और तालिबान लड़ाकू ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये तो कुछ बड़े बड़े आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। सच्चाई ये है कि रोज रोज पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान सुधरने की बजाय इसे भारत से जोड़ रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ा, जैसे उसकी हमेशा की आदत है। पाकिस्तान के दिमागी दिवालियेपन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वो तालिबानियों को और बलूचियों को एक तरह से कनेक्ट करता है और उनकी मार से पार नहीं पा रहा, लेकिन डींगे बड़ी बड़ी हाथ में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को करारा जवाब देने का झूठा दावा, फेक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया गया। वो सीन शायद ये भूल गए जब भारतीय मिसाइलों की मार से जहन्नुम गए आतंकियों के जनाजे में खड़े होकर वह एक मरसिया पड़े जा रहे थे। वो पल इनको याद कर लेना चाहिए जब भारतीय मिसाइलों के घातक प्रहार से डरकर आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए थे। खुद इनके राष्ट्रपति ये बात बोलते रहे कि अगर हम बंकर में नहीं होते तो हिंदुस्तान हमें उड़ा देता। पूरी दुनिया से बचाने की गुहार लगा रहे थे ये सभी। शायद ये स्थिति भूल गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पहले तालिबानियों या बलूचों से निपटने का रास्ता इन्हें तलाशना चाहिए, फिर हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, क्योंकि बखूबी जानते हैं पाकिस्तान इनको किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है हिंदुस्तान। आइए आपको सुना भी देते हैं जल्दी से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान जो बताता है कितना हताश हो चुके हैं वो, मानसिक रूप से कितना अशांत हो चुके हैं। सुनिए। कि मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज किया है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे। तो आपने सुना ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं। इनके हालांकि बयानों को सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये लगातार कई बार सदन में ऐसे बयान दे देते हैं अपनी असेंबली में जो शायद इनके जो नेता हैं वो उनको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर बार रोना रोते हैं हिंदुस्तान का। बड़े सवाल खड़े होते हैं। आतंक की खेती अब क्या पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगी है? पाकिस्तान के हुक्मरान दिमागी रूप से भी कंगाल हो चुके हैं क्या? सवाल ये भी तालिबान को हिंदुत्व से जोड़ना ख्वाजा आसिफ के दिमागी दिवालियेपन का सबूत नहीं है तो और क्या है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ पाकिस्तान से ही जहांगीर कलहोड़ो जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जल्दी से मैं सभी के शॉर्ट रिएक्शन ले लूंगी ताकि सभी को वक्त मिले। जहांगीर, बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे कनेक्शन हुआ है, आप मेरी इस डिबेट में आए हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ जी को क्या हो जाता है? ये कुछ भी होता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए ठीकरा फोड़ देते हैं हिंदुस्तान पर। अरे तालिबान तो पाकिस्तान की देन है, उनके साथ ही रहे, अब उनसे मोह भंग हो गया, उनकी बात हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं तो उसे भी एक तरह से हिंदुस्तान से जोड़ रहे हैं। जी बड़ी मेहरबानी ने ना मेरी तरफ से सब इंडिया डेली देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। देखें, ये एक सेनेट का इजलास था जहां पे जो है एक रिक्वेस्ट आई थी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री को कि जो है हमारे जो अफगानिस्तान है उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है डेलीगेशन ने कि हमारे मामलात को जो डोर्स बंद है उसको तिजारत को खोला जाए। तो उस पर ब्रीफिंग दे रहे थे सेनेट की कायमा कमेटी को। तो उसमें ये इन्होंने जरूर बताया है जिसमें ना सिर्फ उन्होंने हकीकत बताई है बल्कि पुराने जख्मों को, इंडिया के जख्मों को भी ताज़ा की है। क्योंकि अभी हमने यूएनओ में एक रेजोल्यूशन सबमिशन फाइल की है जिसमें जो है फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान
दोनों को जो सपोर्ट मिल रही है इंडिया की तरफ से, हमने वाज़ेह सबूत दिए हैं किस तरीके से मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में इन्वॉल्व है इंडिया। अच्छा, दूसरी अगर आपको बात कहें, बड़ी बुरी लग जाएगी, लेकिन इंडिया का ये फतूर रहा है कि जिस तरीके से वो पड़ोसी मुल्कों में ये फतूर डलवाता है, उसका रिसेंट सबूत ये है कि जैसे आपके पास हसीना वाजिद मौजूद है, उसका मुंह बोलता सबूत है कि आप किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं दूसरे ममालिक के मामलात में। जी ठीक है। अब आपने कहा कि भाई खासतौर से उनको हकीकत या फिर उनको तस्वीर या जो जख्म है वो ताज़े हो जाएंगे। भाई ताज़े जख्म जिनके हुए हैं वो तो असेंबली में उनके हाव भाव साफ तौर से नजर आ रहे हैं ना अनुज माथुर जी। मैं जल्दी से इसी बात को मुझे ज़रा बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई का असर है या फिर तालिबान अब इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, ये उसका गम है, या फिर अपनी स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसकी बौखलाहट है, जो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार इस तरह का अपना राग लेकर बैठ जाते हैं। नैना जय हिंद। देखिए, दो एक बातें मैं पुरानी याद दिला दूं। जख्म किसके हैं, किसके ताजा हो रहे हैं ये भी जानते हैं, और क्योंकि इनको पता नहीं है कि बोलना क्या है और किस प्रकार से बोलना है, तो जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, पूरी छूट है इनको। जिसके जख्म हैं, किसने कितने फोन अमेरिका को किए, ये सारी दुनिया जानती है, और उसमें क्या परिणाम हुआ सारी दुनिया जानती है। देखिए, मैं आपको ख्वाजा आसिफ के कुछ दो एक पुराने बयानात को याद दिला दूं। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने कहा था कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं आपके लिए। ये अमेरिका और इंग्लैंड और वेस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने बताया था। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कि ये कहते हुए देखे गए थे कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। ये तमाम चीजें आपको देखने की जरूरत है। और जो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने दिल्ली के साथ किया था वही काबुल के साथ करेंगे, मतलब बिल्कुल साफ है कि जैसे भीख इन्होंने दिल्ली से मांगी थी, शायद वही भीख मांगने वाली अवस्था अब काबुल के सामने भी आ गई है, तो वहां भी जाके गिड़गिड़ाएंगे और अपने उसके लिए भीख मांग लेंगे। आप देखें, ऐसा देश जिसके पास ना कोई एयरफोर्स है, ना एडी है, ना कोई कुछ है, उसने पिछले 1.5-2 महीने से नाक में दम करके रखा हुआ है पाकिस्तान का, और ये लोग बात कर रहे हैं हवा में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनको बिल्कुल साफ मालूम है। देखिए, मैं आपको नैना बार बार ये बात कहता हूं कि जो बोलने वाले यहाँ आते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सेनाएं होती हैं उनको पता होता है कौन कहाँ है। इनकी सेना को ये बात फिर याद दिलाता हूं, ये 17 दिसंबर 1971 को भी बोल रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, जबकि 16 दिसंबर को पूरे 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हो गया था। तो बोलना अलग बात होती है, वास्तविकता क्या है वो अलग बात है। तालिबान के जन्मदाता, एक मिनट प्लीज, मैंने बोला जब आप बोल रहे थे, जहांगीर आप बिना बात की बात कर रहे हैं। याद करें सर, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, किसको याद करें? आपको पता नहीं है क्या हाल हुआ? 11 आपके एयरफील्ड खत्म कर दिए, आपके साथ आपके कितने सैकड़ों लोगों के जनाजे वहां पर निकले थे, जहां लोग खड़े हुए थे फालतू। उसके बाद भी, या एक मिनट के बाद भी आपके एक मिनट, आपको पता नहीं है ये लश्कर तैयबा कहां पर है, ये हिजबुल मुजाहिदीन कहां पर है, जैश ए मोहम्मद कहां पर है? पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। और ये जो बात जो हमारे शब्द लेकर के आपके मिनिस्टर साहब वहां कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि वो किसी भी तरह से भारत के साथ कन्वेंशनली लड़ाई नहीं लड़ सकता, उन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की आतंकवादी पॉलिसी को लॉन्च किया। ये एक ऐसा देश है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी आतंकवाद के ऊपर निर्भर है। सर सुन लीजिए, ऑपरेशन ब्लू टेंपल किसने किया था? आई हैव नॉट येट फिनिश्ड। जेनोसाइड की थी, जेनोसाइड आपने किया। 40 लाख बंगाली अभी वहां पर क्या कर रहे हैं आप? जेनोसाइड की परिभाषा आप झूठ खोल जाइए। किसी भी पाकिस्तानी के मुंह से अमन, शांति, इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते। सर, हसीना वाजिद को कौन पनाह दे रखा है? हाफिज सईद को किसने पनाह दी? वो तो कम से कम आप ये मान के चलिए, शेख हसीना तो किसी एक देश की प्रधानमंत्री रही हैं। यहाँ पर आप अगर बात करो जहांगीर साहब, और जिस तरह से मसूद अजहर, आतंकी, हाफिज सईद, ऐसी लंबी फहरिस्त है। आप कम से कम मुझे लगता है बोलने से पहले एक बार गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। मैं जल्दी से अब बाकी गेस्ट का भी एक बार रिएक्शन ले रही हूँ। सज्जाद,
पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी के तहत ही 1990 में आईएसआई ने तालिबान को शेल्टर दिया, उससे ट्रेनिंग दी, उससे फंडिंग दी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और उसका मकसद बेसिकली ये था कि अफगानिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करना, एक प्रॉक्सी को क्रिएट करना और एक तरह से बफर तैयार करना। इसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा गया। क्या वही अब वो ब्लो बैक हो रहा है? अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, आपके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बन गई है और उसी का एक तरह से अब वो आपके एक हाथ की कठपुतली नहीं बना, तो अब आप उसको सीधे इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं। किसकी प्रॉक्सी रही वो? बहुत शुक्रिया नैना जी। आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ, उन तमाम नॉर्म्स के साथ जो है वो टू द पॉइंट और जो आपका कंटेंट है उससे रेलिवेंट गुफ्तगू की जाए। लेकिन आपका इंट्रो सुनने के बाद और फिर माथुर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद जो है खुद ही आप जो है अपने कंटेंट को डिट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं आपको भी रिस्पॉन्ड करता हूं कि काबुल की आपको कहां से लगा सज्जाद? मैंने तो पूरी हकीकत बताई एक एक करके, मैंने तो बयान भी सुना दिया और ये भी बता दिया कि कौन आखिर किसका प्रॉक्सी बना, उसकी क्या एक तरह से स्थिति रही। मैंने क्या गलत बोला कि जिसने जो बोया वही वो पाएगा? ये आपको बुरा लगा? अगर वहां पर पाकिस्तान में अभी हालात ऐसे हैं तो पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ये बात आप भी जानते हैं हमेशा, और वही अब एक तरह से ब्लो बैक हो रहा है। चले सवाल मुकम्मल कर ले, मैं फिर तसल्ली से जवाब बोल लीजिए। मुकम्मल हो गया है, उम्मीद है सवाल मुकम्मल हो गया होगा। ठीक है नैना जी, जब आपने अपना इंट्रो दिया ना तो आपने कुछ टर्म्स ऐसी इस्तेमाल की जिसमें डींगे शिंगे मारने वाला भी आपने एक टर्म इस्तेमाल की, सब सुन रहे थे। फिर माथुर साहब ने भी एक बड़े शगुफ्ता अंदाज से एक दो टर्म्स बड़ी इस्तेमाल की हैं, वो रिपीट करके सुन लें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।